Hello students, today we discuss a new form of organization, that is company. In last 11th class we discuss about four form of organization, that is sole proprietorship, joint in the family, and partnership and cooperative society. And now last form of organization according to your syllabus, company. The other name of company is joint stock company or joint stock of company. First we discuss about definition. A company is a voluntary association. Voluntary association means it is not compulsory for persons. वॉलंटरी मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कंपलसरी नहीं है. हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, जिसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंटिन्यू वो चलती रही. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स होता है कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. एंड एवे कॉमन सील. तो ये हमारी कंपनी की डेफिनेशन है. कंपनी का जो एक्ट है वो है 2013. अगर आप ओल्ड बुक देखोगे तो वहाँ पे 1956 लिखा होगा, जो कि एक ओल्ड एक्ट था. उसको रिवाइज किया गया, बहुत बार उसको रिवाइज किया गया, और अब जो करंट में जो अप्लाई हो रहा है वो 2013 अप्लाई हो रहा है, कंपनी एक्ट 2013. अब हम इस डेफिनेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे देखिए, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन. तो एक तो ये क्लियर हो गया कि इट इज नॉट कंपल्सरी. ये कंपल्सरी नहीं है. दूसरा, इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है. सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस उनका होता है जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद में वो अपने मेंबर या अपने ओनर से सेपरेट हो जाती है. हमने लास्ट क्लास में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें हमने देखा था कि वो भी क्या होता है कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है. मीन्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वो अपने मेंबर से अलग हो जाता है. तो इन द सेम केस कंपनी में भी यही होता है. कंपनी में रजिस्ट्रेशन होता है तो ओनर्स एंड बिजनेस बोथ आर नॉट सेम. ठीक है, दोनों अलग अलग उसको ट्रीट किया जाएगा. तो आप इसको लिख दो, द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस, डज नॉट रिकॉग्नाइज, किसको रिकॉग्नाइज नहीं करता? रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ओनर, बिजनेस एंड ओनर टू बी वन एंड द सेम, कि दोनों एक है या दोनों सेम है. एंड द सेम. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लॉ होता है उसको सेपरेट मानता है, बिजनेस को और ओनर को. ठीक है. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. कंपनी चलती जाएगी, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो. ठीक है ना, कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. कंपनी हैव ए कॉमन सील, इट मे बी और मे नॉट बी. कंपल्सरी नहीं है कॉमन सील होना, बट जनरली कंपनी के पास कॉमन सील होती है. तो ये हमने डेफिनेशन डिस्कस की. अब मैं आपको डेफिनेशन करा रहा हूँ जो कंपनी एक्ट 2013 में दी हुई है. सबसे पहले मैं आपको एक सेक्शन याद करने के लिए बोल रहा हूँ, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, तब मैं बता रहा हूँ. सेक्शन 220, सेक्शन 220 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 की डेफिनेशन है. ये
बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसलिए आपको याद करवा रहा हूँ। ए कंपनी मीन्स company incorporated कॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड की बात होता है। इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, या तो वो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर एनी अदर प्रीवियस एक्ट। तो क्या लिखा हमने, ए कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मीन्स 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, या फिर इससे पहले जो भी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, तो वो हमारी कंपनी मानी जाएगी एज पर सेक्शन 220। तो आप इसको अच्छे से याद के लीजिए, बहुत बार एग्जाम में इसका सेक्शन भी पूछ लिया जाता है कि जो कंपनी का डेफिनेशन है वो कौन से सेक्शन में दी हुई है। तो इट इज़ गिवन इन सेक्शन 220 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी का मीनिंग हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं आज के क्लास में कंपनी के फीचर्स। जब आप कंपनी के फीचर्स पढ़ोगे तो मोस्टली आपको कंपनी के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको फीचर्स के थ्रू कि कंपनी में कौन सी चीज़ कैसी होती है। तो चलते हैं हम फीचर्स पे, देखेंगे स्लाइड फर्स्ट फीचर है आर्टिफिशियल पर्सन। देखो, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे आपके सामने एक इमेज शो हो रही है रोबोट की, मीन्स इसको बनाता कौन है, नेचुरल पर्सन बनाते हैं, और इसकी जो फंक्शनिंग होती है, जो वर्किंग होती है, वो एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह होती है। तो वैसे भी कंपनी क्या होता है, एक आर्टिकल पर्सन होता है जो एक ह्यूमन बीइंग की तरह अपनी फंक्शन करता है, अपना वर्क करता है। देखिए, एक कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी कैसे बनाई जाती है, लॉ के थ्रू बनाई जाती है, और लॉ हमने पढ़ा था कंपनी एक्ट 2013। एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट टू इट्स मेंबर, और अपने मेंबर से क्या होती है, अलग होती है, मीन्स सेपरेट उसका एग्जिस्टेंस होता है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इसका अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकती है। जैसे एक नेचुरल पर्सन होता है, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। बोरो फंड को बोरो कर सकता है। इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन नेम, अपने ब्याह पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कंपनी। बट इट इज़ नॉट ए नेचुरल पर्सन, लेकिन ये नेचुरल पर्सन नहीं है। तो ये कौन सा पर्सन है, इट इज़ ए आर्टिकल पर्सन। तो आप इसको लिख सकते हो कि लाइक नेचुरल पर्सन कंपनी कैन ओन परचेज ओन प्रॉपर्टीज, ठीक है, होल्ड ओन प्रॉपर्टीज, बोरो फंड, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन इज ओवन नेम। जो फंक्शनिंग एक नेचुरल पर्सन कर सकता है वो सारी फंक्शनिंग कंपनी कर सकती है, लेकिन कंपनी कोई एक फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती। सो इट इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हो अगर आप नोट बनाना चाहो तो, ठीक है। मीन्स कंपनी हैव नॉट एनी फिजिकल आइडेंटिटी, कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती उसके पास, ठीक है ना, बट वर्क एज ए नेचुरल पर्सन। लेकिन वो एक नेचुरल पर्सन की तरह वर्क करता है, तो वो क्या बन गया, एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गया कंपनी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फीचर कर लिया हुआ। नेक्स्ट फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी हमने पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट मीन्स ऑनर से सेपरेट, सेपरेट किससे होगी, फ्रॉम ऑनर से, ठीक है ना।
तो ओनर से इसका जो आइडेंटिटी होता है वो एक सेपरेट आइडेंटिटी होता है। अभी हमने पढ़ा था कि लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज, पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ओनर इज टू बी वन एंड द सेम। मीन्स दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों एक नहीं हो सकते। मीन्स उसका जो स्टेटस है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। एज द कंपनी इज ए रजिस्टर्ड बॉडी, हमने पढ़ा था कंपनी रजिस्टर्ड बॉडी होता है। इट इज ट्रीटेड एज ए लीगल पर्सन, इनको एक लीगल पर्सन के ट्रीट किया जाता है। एंड इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर, इसका ओनर से क्या होता है? अलग होता है। एक मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ, ओनर्स मीन्स होता है शेयर होल्डर, तो आप इसको लिख लीजिएगा। कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। कंपनी का जो भी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कैपिटल होगी। कैपिटल ऑफ कंपनी is divided into small parts, is divided into smaller parts। स्मॉलर मीन्स बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में वो क्या होता है? डिवाइड होता है। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट में क्या होता है? डिवाइड होता है। और इन जो छोटे छोटे पार्ट होता है उनको हम बोलते हैं शेयर, और जो इस शेयर को होल्ड करता है उसको बोलते हैं हम शेयर होल्डर, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे कंपनी का सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्लास को साथ साथ रेगुलरली अटेंड करिएगा। तो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्यों बोलते हैं? बिकॉज कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड शेयर्स। ये शेयर होते हैं सारे, और जो शेयर को होल्ड करता है दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर। जनरली इसको ओनर ही होल्ड करेगा, तो इसलिए हम इसको शेयर होल्डर बोलते हैं, ठीक है। और एक लाइन आप वो भी लिख सकते हो जो अभी मैंने बताई थी कि लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ओनर टू बी वन और एंड द सेम, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी भी वही चीज़ होती है। तो आप वो लाइन भी इसमें लिख सकते हो। थर्ड फीचर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन, एक ही होता है रजिस्ट्रेशन। अब सबसे पहले ये देखिए कि रजिस्ट्रेशन इसका कंपलसरी होता है या नहीं होता। यस, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है। ये देखिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, और कंपनी एक्ट 1956 में करवा रखा है तो ठीक है, नहीं तो 13 में आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि 1956 इज ए ओल्ड एक्ट एंड नाउ करंटली फॉलो कंपनी एक्ट 2013। तो या तो पहले हो चुका होगा रजिस्टर्ड, या फिर आपको 13 में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, बट इट इज ए कंपलसरी टू गेट रजिस्टर्ड, ठीक है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन होता है तो इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, सिंपल है या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज ए टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत सारा महंगा होता है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको 3 बातें याद रखनी है कि एक तो कंपलसरी है, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग है, और इसकी प्रोसेस क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो इस रीजन की वजह से वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है प्रोसेस हमारी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट फीचर परपेचुअल सक्सेशन।
हमने इसकी मीनिंग में, डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था। परपेचुअल मीन्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट मीन्स ये कंटिन्यू रहेगी। अब देखिए क्या लिखा लगा है, ए कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। हमने पढ़ा था कि लॉ के थ्रू इसको बनाया जाता है, एंड हेंस ओनली द लॉ कैन ब्रिंग एन एंड। ध्यान से पढ़ लीजिए। और लॉ के थ्रू इसको क्लोज किया जा सकता है। जो क्लोज होता है उसको हम जनरली वाइंडिंग अप बोलते हैं, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। वाइंडिंग अप वर्ड यूज करते हैं हम, क्लोज नहीं लिखते, हम लिखते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो अगर इसका फॉर्मेशन हो रहा है वो भी लॉ के थ्रू होता है, और वाइंडिंग अप होता है वो भी लॉ के थ्रू होता है। कोई भी मेंबर शेयर होल्डर आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर में कम, मेंबर में गो आउट, बट कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ठीक है, कंपनी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी और लूनेसी ऑफ मेंबर्स। यहाँ मेंबर का मतलब होता है शेयर होल्डर। डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ कंपनी, ये कंपनी की लाइफ को अफेक्ट नहीं करता। मीन्स मेंबर में कम, मेंबर में गो, ठीक है, बट कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कंपनी कंटिन्यू अपनी चलते रहेगी, बिकॉज इट हैव ए परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, आप देखोगे कि शेयर होल्डर बहुत काफ़ी बड़े नंबर में होते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस में कम से कम 10,000 के समथिंग इसके शेयर होल्डर होंगे। तो इसका कोई इतना फ़र्क नहीं होता, क्योंकि अगर कोई पर्सन एक्सपायर हो गया होगा तो उसका जो शेयर है वो और किसी पर्सन को मिल गया होगा। मीन्स अल्टीमेटली कंपनी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारा बिजनेस है कंपनी का वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, बिकॉज इट हैव ए परपेचुअल सक्सेशन। अब बात आ रही है कंट्रोल की। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि कंट्रोल कैसे होता है इसमें। मैं पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ कंपनी की। ये कंपनी है, ठीक है, ये इसके शेयर होल्डर है। ये इसके शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर होते हैं वो संख्या में काफ़ी होते हैं, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं किसी भी कंपनी के, जो अच्छी कंपनी है। अब आप ये बताओ कि और शेयर होल्डर क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं। ये भी हमने अभी डिस्कस किया था, यही ओनर होते हैं। तो अब आप ये बताओ, क्या ये इतने सारे शेयर होल्डर, इतने सारे ओनर इस कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं, कंपनी का मैनेज कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कंपनी को कंट्रोल करना, मैनेज करना? अगर मैं बात करूं तो रिलायंस की, मान लो रिलायंस में 5000 शेयर होल्डर हैं, तो क्या, और शेयर होल्डर क्या होते हैं, सारे ओनर होते हैं। अगर वो सारे शेयर होल्डर ये कहने लगे कि मैं मैनेज करूंगा कंपनी को बिकॉज आई एम ए ओनर ऑफ रिलायंस, और रियल में वो रिलायंस के ओनर है क्योंकि उनका पैसा रिलायंस में लगा हुआ है तो वो ओनर है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो सभी उसको मैनेज कर पाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं वो बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, डिफरेंट एरिया में होते हैं, काफ़ी सारे स्कैटर होते हैं, वो बिखरे हुए होते हैं, तो कंपनी को मैनेज करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए शेयर होल्डर क्या करते हैं, शेयर होल्डर एक मीटिंग बुलाते हैं जिसको बोलते हैं जनरल मीटिंग। इसके लिए एक जनरल मीटिंग अटेंड की जाती है जिसमें एक रेजुलेशन पास किया जाता है। रेजुलेशन जानते हो ना, प्रस्ताव। जनरल मीटिंग अटेंड की जाती है, उसमें रेजुलेशन पास किया जाता है, और रेजुलेशन में कुछ पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। कुछ पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा वीडियो की, ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए। तो ये रेजुलेशन के थ्रू क्या करेंगे, इनको अपॉइंट करेंगे, और फिर ये क्या करेंगे, ये इनको कंपनी को कंट्रोल करेगा। ये चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे कंपनी में जब भी हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में हमारी कंपनी अकाउंट आएंगे, तो उस टाइम ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बता रहा हूँ कि कंपनी में किस हिसाब से कंट्रोल होते हैं। कंपनी में लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑल शेयर होल्डर टू मैनेज द कंपनीज अफेयर। कंपनी के अफेयर को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है ये आपको भी पता है, क्योंकि इतने सारे लोग को बिठाएंगे कहाँ ऑफिस में। तो इसलिए जो भी शेयर होल्डर होते हैं, जो भी ओनर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं एंड इन दिस जनरल मीटिंग दे पास ए रेजुलेशंस, वो रेजुलेशन पास करेंगे और उस रेजुलेशन में क्या अपॉइंट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, जो जनरली 5 या 6 के नंबर्स में होते हैं। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या के थ्रू क्या किया जाएगा, कंपनी का कंट्रोल किया जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि कंपनी में जो कंट्रोल होता है, मैनेज होता है, वो क्या होता है, वो डायरेक्ट ना होके वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होते हैं। कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट मैनेजमेंट होता है। तो आप इस चीज़ को जैसे देख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि कंपनी में जो कंट्रोल या मैनेज होता है वो डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। बाकी जितने भी फॉर्म हमने पढ़े थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि हम मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करते हैं, मेंबर उसको मैनेज नहीं करते। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब आप आइए स्लाइड पे, स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द ओनर ऑफ कंपनी आर द मेंबर्स। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। वेयर एज द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ डायरेक्टर। जबकि जो कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट होता है, वो किसके हाथ में होता है, डायरेक्टर के हाथ में होता है। जैसे इस क्वेश्चन में किसके हाथ में है, इनके हाथ में है। ठीक है, इलेक्टेड बाय द मेंबर, और इसको कौन इलेक्ट करता है, इनको मेंबर इलेक्ट करता है। ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि रेजुलेशन पास किया जाता है इन जनरल मीटिंग, कौन करता है, मेंबर्स करते हैं, जिसके थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है और ये क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। सो इट इज आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट फीचर ऑफ कंपनी इज लायबिलिटी। लायबिलिटी सभी की फीचर्स हैं, लेकिन सभी का डिफरेंट डिफरेंट लायबिलिटी है, जितने भी फॉर्म्स हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। द लायबिलिटी ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली। उसका जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका वहीं तक उसकी लायबिलिटी है, इससे आगे कोई उसकी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, द मेंबर्स कैन बी आस्क, मेंबर से आस्क टू कॉन्ट्रीब्यूट, मेंबर से कॉन्ट्रीब्यूट के लिए बोला जा सकता है टू द लॉस के लिए। कब, ओनली इफ एनी अनपेड अमाउंट ऑन शेयर हेल्ड बाय देम, अगर कोई अनपेड अमाउंट है उसके पास तो उससे पैसा मंगवाया जाएगा, अदरवाइज पैसा नहीं मंगवाया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ये कि कैसे मंगवाया जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए इज शेयर होल्डर इन कंपनी। ये कंपनी में शेयर होल्डर है मिस्टर ए। ठीक है, उसके पास 2000 शेयर है, होल्डिंग 2000 शेयर है और एक शेयर है वो 10 रुपीज के। ठीक है, कितने शेयर है, 2000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपीज का है, जिसमें से उसने 6 रुपीज ऑलरेडी पेड है। ऑलरेडी पेड, उसने 6 रुपये क्या कर रखे, ऑलरेडी पे कर रखे। तो अब आप बताइए उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था कंपनी में, 2000 इंटू 10, 20,000 का, जबकि उसने 2000 इंटू 6 ऑलरेडी पे कर रखा है। ठीक है, अगर बाई चांस कंपनी को लॉस हो रहा है तो उसे मैक्सिमम कितना रुपये मंगवाया जा सकता है, वो मंगवाया जा सकता है 2000 इंटू में 4, मीन जितना उसका अनपेड है, अनपेड पार्ट है वो मंगवाया जाएगा, बाकी कोई से पैसा नहीं मंगाया जाएगा। कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा क्या वो किसी भी डेट के लिए, कंपनी के नहीं होगा। कंपनी इज पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल होगी उसके लिए। ठीक है, बिकॉज कंपनी एंड ओनर एज ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, दोनों को अलग अलग माना है। तो अलग अलग माना है तो जो डेट है वो कंपनी के नहीं किसके, ओनर के माने जाएंगे।
ठीक है। तो कंपनी अपना पे करेगी अगर उसके पास पैसे है तो, नहीं तो वो इंसॉल्वेंट या दिवालिया डिक्लेयर हो जाएगी, वो अलग बात है, हमें नहीं देखना। फिलहाल हमें बस ये देखना है कि जो मेंबर की, जो ओनर की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, बट इफ़ देर आर एनी लॉस ओनली अनपेड पार्ट ऑफ कैपिटल ऑन शेयर हेल्ड बाय देम, सिर्फ वो पार्ट मंगाया जाएगा जो भी अनपेड पड़ा है। फॉर एग्जांपल इस केस में 2000 इंटू 4 अभी अनपेड पार्ट था, सिर्फ वही मंगाया जाएगा 8000 रुपये। लॉस चाहिए 1 लाख है लेकिन उससे सिर्फ 8000 मंगाया जाएगा, ज़्यादा नहीं मंगवाया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट फीचर कॉमन सेल। अब कॉमन सेल में आपको क्या देखना है, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, कॉमन सेल कंपल्सरी नहीं है बनाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ मे और मे नॉट हैव ए कॉमन सेल। हैव कॉमन सेल, अब कॉमन सेल का क्या रोल होता है कंपनी में, देखिए आपको पता है कि कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी की कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती। तो अगर वो सिग्नेचर करने होते हैं तो कंपनी फिर कैसे सिग्नेचर करेगी, वो फिर कॉमन सेल के थ्रू सिग्नेचर करेगी, ठीक है। देखिए कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन हैंस इट कैन नॉट साइन ऑन डॉक्यूमेंट फॉर इटसेल्फ, ठीक है ना, वो डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकता क्योंकि कंपनी के जो फीचर्स हैं वो नेचर है वो आर्टिफिशियल टाइप की है। देयरफॉर ए कॉमन सेल इज यूज फॉर इट्स सिग्नेचर, तो उस पर कॉमन सील लगा दी जाती है। मान लो ये देखिए आप सील है ये, जिस पे ये सील लग जाती है इट मीन्स इट इज ए ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। लेकिन मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था कि मे नॉट हैव, कोई कंपल्सरी नहीं है कि कॉमन सील होना। तो अगर ऐसा है कि वहाँ पे कोई कॉमन सील नहीं है तो फिर कौन साइन करेगा, एक पर्सन ऑथराइज कर दिया जाएगा, जो भी बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं, बोर्ड के जो भी डायरेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, एक मीटिंग बुलाएंगे अपनी, उस मीटिंग में एक रेजुलेशन पास करेंगे और उस रेजुलेशन किसके लिए पास करेंगे, फॉर ऑथराइज पर्सन टू साइन द डॉक्यूमेंट। साइन डॉक्यूमेंट्स मीन्स डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए एक पर्सन को क्या करेंगे, ऑथराइज करेंगे। किस में करेंगे, मीटिंग में करेंगे। ध्यान से रखिए कोई भी काम होता है कंपनी का, वो एक मीटिंग बुलाई जाती है उसकी, उस मीटिंग में रेजुलेशन पास किया जाता है उसके रिगार्डिंग, और फिर वो कोई उस पर्सन को ऑथराइज किया जाएगा कि आपका जो साइन है वो ऑथराइज से साइन मान लिए जाएंगे फॉर एनी कंपनीज डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बुक्स में लिखा होगा कि वहाँ पे कॉमन सेल होना ज़रूरी है, बट एज पर कंपनी एक्ट 2013 जिसका रिसेंटली चेंज होता रहता है, हर ईयर उसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट आता है, लेकिन मैं आपको एकदम एग्जैक्ट वाला डाटा बता रहा हूँ कि कंपनी के पास सील होना कोई ज़रूरी नहीं है। सील है तो उसके थ्रू वो अपना काम चला सकती है, बट अगर उसके पास सील नहीं है तो इसके लिए फिर ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेगी कंपनी, ठीक है, ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेगी। और मीटिंग कौन बुलाएंगे, शेयर होल्डर नहीं बुलाएंगे, क्योंकि शेयर होल्डर ने तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया कि भैया तुम्हारे को करना, मैंने जैसे करना है करो, ठीक है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है कि हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करें। तो उसके लिए वो एक पर्सन को ऑथराइज करेंगे थ्रू रेजुलेशन जनरली पास इन मीटिंग, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 7 की फीचर्स। लास्ट फीचर्स ऑफ कंपनी, रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग, इसमें रिस्क होता है वो कौन बियर करता है, देखिएगा। द रिस्क ऑफ लॉसेज इज कंपनी इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर सो दैट इट विल नॉट बिकम ए हेवी बर्डन ऑन देम, ठीक है ना। ये पूरे शेयर होल्डर को इसको कवर करेंगे। मान लो एक कंपनी को 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, देखने का
देखा जाए तो बहुत बड़ा लॉस है, बट अगर कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर है तो वो कोई ज़्यादा वहाँ पैसा नहीं आएगा, वो थोड़ा थोड़ा उसमें लॉस है वो उनके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उनसे पैसे रिकवर कर लिए जाएंगे। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क बेरिंग नहीं होता। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा नहीं कि कंपनी को कोई भी लॉस हो गया तो हम शेयर होल्डर से मंगवा लेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो शेयर होल्डर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। इफ़ देयर आर एनी लॉस, अगर कोई भी लॉस हो रहा है, ऑल शेयर होल्डर in a company have to contribute to the debt। अब अभी तक देखिए क्या समझा कि जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा डेट के रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन एक मैं इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर। इन द कंपनी, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जितना उसका शेयर है कंपनी में, जितना उसका कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ वो वहाँ तक कर सकता है कंट्रीब्यूशन, उससे ज़्यादा उसे कंट्रीब्यूशन नहीं मंगवाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। ये आपकी फीसेस कंप्लीट हुई कंपनी की। आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये आपको 11th एज वेल एज 12th दोनों क्लासेज में आपको काम देगी। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको कंपनी क्लियर हो चुका होगा, कंपनी का मीनिंग अच्छे से, ठीक है। तो बने रहिए हमारी क्लास के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम मेरिट और डिमेरिट लेके आएंगे कंपनी के, कि कंपनी की क्या लिमिटेशन है, क्या एडवांटेज है, ठीक है। ओके।